वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग पर यूनिट सिस्टम स्टार्ट किए थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि ट्रांसफॉर्मर इज रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज इम्पीडेंस इन पर यूनिट सिस्टम। उसका पूरा प्रूफ हुआ था और आपने देखा था किस तरह से एक सेपरेट ट्रांसफॉर्मर एक सीरीज इम्पीडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरह, है ना। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी इम्पीडेंस, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी इम्पीडेंस, और ये पूरा का पूरा पर यूनिट में कन्वर्ट हो गया वीपीपीयू, आईपीयू, जेडपीपीयू प्लस जेडएसपीयू, वीएसपीयू। और उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और इसमें आपको दोनों करंट निकालना था। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। इसमें हम दोनों साइड कुछ कुछ काम करते हैं। सबसे पहले हम इस साइड और इस साइड, इसको पहले पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ बेस वगैरह मानना पड़ेगा। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज बेस हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम जो इसका वोल्टेज है उसी को मान लेते हैं। आप कुछ भी मानिए, आंसर सेम आएगा 10 एंगल 0। और इधर का पावर बेस हम कुछ भी मान लें 100 वोल्ट एम्पेयर, ऐसी चीज माने जो कि कैलकुलेशन वगैरह में आसानी हो। अब मैंने आपको कहा था कि ट्रांसफार्मर में अगर आप प्राइमरी का वोल्टेज बेस कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, लेकिन सेकेंडरी का जब आप मानने जाएंगे तो आप वहां पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वहां आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से ही मानना पड़ेगा। या अगर आप सेकेंडरी का कुछ भी मान रहे हैं तो प्राइमरी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से ही मानना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मान लिया 10 एंगल 0 और ये रेशियो 1:2 है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 20 एंगल 0, सेकेंडरी साइड का बेस 20 एंगल 0। आप ये मत, आप हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि ये जो है सो दोनों का सेम क्यों नहीं हुआ। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, पावर सेम रहेगा लेकिन दोनों साइड का वोल्टेज का बेस वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा, ठीक है। और पावर का बेस तो वही रहेगा, SB इक्वल टू 100 वोल्ट एम्पेयर। अब जब आपको वोल्टेज का और पावर का बेस वैल्यू पता चल गया तो अब आप बाकी जो चीजें हैं उनका निकालिए। जैसे IPB प्राइमरी करंट की बेस वैल्यू SB बाई VPB, तो हो जाएगा 100 बाई 10, हो जाएगा 10 एंगल 0। ये अभी एम्पेयर में है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ISB निकालें तो ये हो जाएगा 100 बाई 20 एंगल 0 यानी इक्वल टू 5 एंगल 0 एम्पेयर। अगला अगर हम लोग ZPB निकालें प्राइमरी के इंपीडेंस की बेस वैल्यू, तो ये होगा VPB स्क्वायर बाई SB यानी ये हो जाएगा 100 एंगल 0 बाई 100 इक्वल टू 1 एंगल 0 ओम। सिमिलरली अगर हम ZSB निकालें तो ये हो जाएगा VSB का होल स्क्वायर बाई SB यानी ये हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर यानी 400 एंगल 0 बाई 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 एंगल 0 ओम। तो हमने VPB, SB, VSB, SB को माना और वहां से IPB और ZPB निकाल लिए। अब अगर हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, VPPU चाहिए, VSPU चाहिए, ZPPU और ZSPU चाहिए, और IPU तो हमको निकालना ही है। IPU निकल जाएगा तो हम प्राइमरी का भी एक्चुअल करंट और सेकेंडरी का भी एक्चुअल करंट निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले निकालना है VPPU, ये कैसे निकलेगा। तो VPPU क्या होगा, VPPU होगा VP एक्चुअल बाई VP बेस। तो VP एक्चुअल है 10 एंगल 0 और VP बेस भी आपने कितना माना है 10 एंगल 0, तो ये हो जाएगा 1 एंगल 0। अब यहाँ पे आप वोल्ट में लगा सकते हैं, ये 1 एंगल 0 पर यूनिट है। बात समझ में आई। हमने पहले बेस मान लिया, ठीक है, और उसके बाद सारा चीज निकाल लिए, ठीक है, और उसके बाद VPPU निकाल लिए, ओके। सिमिलरली अगर हम VSPU पे जाएं तो जरा ध्यान दीजिए, VSPU, VS क्या होता है, VS होता है इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही VS होता है। और यहां पर ये शॉर्ट है,
ये तो सेकेंडरी वाइंडिंग का इंपीडेंस है और ये सेकेंडरी टर्मिनल शॉर्ट है। तो सेकेंडरी टर्मिनल अगर शॉर्ट है तो इसका मतलब Vs इक्वल टू कितना है, 0, है ना। बताए थे हम लास्ट क्लास में भी कि सेकेंडरी टर्मिनल अगर शॉर्ट है तो Vs इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर होगा Vs एक्चुअल बाई Vs बेस, तो ये हो जाएगा 0। सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट निकालना है हमको ZPPU और ZSPU। तो देखिए ZPPU ZSPU कैसे निकलेगा। ZPPU होगा क्या, ZP एक्चुअल बाय ZP बेस, सारा कुछ निकाल चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर इधर आगे बढ़ते हैं, तो आइए निकालते हैं ZPPU। तो ZPPU इक्वल टू ZP एक्चुअल कितना है, 1 प्लस J बाय ZP बेस जो कि है 1 एंगल 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरा कैलकुलेटेड है, एक मिनट हो जाइए, ठीक है। तो ये जो ZPPU आया ये कितना आया, 1.414 एंगल 45 डिग्री। अब ZSPU देखिए, ZSPU क्या होगा, ZS एक्चुअल जो कि है 4 प्लस 4J डिवाइडेड बाई ZS बेस। ZS बेस कितना है, 4 एंगल 0। तो ये वैल्यू भी यही आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, 1.414 एंगल 45 डिग्री हो गया। तो ZPPU ZSPU भी मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया। अब आइए सर्किट पे। तो सर्किट में VPPU की वैल्यू कितनी है, 1 एंगल 0। तो इसको रेसी की तरह ही दिखाएं, तो 1 एंगल 0। यहाँ पे ZPPU प्लस ZSPU दोनों सेम है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, इंटू 2। तो 1.414 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.828 एंगल 45 डिग्री। और इधर तो आपका शॉर्ट है। यहां से जो करंट मिलेगा वो मिलेगा आपको I पर यूनिट। तो I पर यूनिट जो आ रहा है वो आएगा, I क्या होगा, V अपॉन Z, यानी 1 एंगल 0 अपॉन 2.828 एंगल 45 डिग्री। और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, आंसर करेंगे तो ये आ रहा है 0.353 एंगल -45 डिग्री पर यूनिट। अब देखिए, अब देखिए I1 निकालना है, मतलब एक्चुअली हमको IP निकालना है। तो सिंस IPU पर यूनिट करंट क्या होगा, IP बाई IPB। हम जानते हैं, हमने प्रूव भी किया है कि I प्राइमरी का जो पर यूनिट होता है वही सेकेंडरी का भी पर यूनिट होता है। और पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। हमको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है और पर यूनिट हमको पता चल गया और बेस हमको पता है 10 एंगल 0। तो देयरफॉर IP एक्चुअल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0.353 एंगल -45 डिग्री इंटू 10 एंगल 0, जो कि आपका IPB है। तो यहां पर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3.53 एंगल -45 डिग्री एम्पेयर आंसर। बात समझ में आई। और सिमिलरली अगर हम IS निकालें तो IS क्या हो जाएगा, IPU इक्वल टू IS बाई ISB, हम लिख ही देते हैं। तो IPU इक्वल टू IS बाई ISB। तो IS क्या हो जाएगा, IPU इंटू ISB, है ना। तो IPU तो आपको पता ही है 0.353 एंगल -45 इंटू ISB कितना है, 5 एंगल 0। तो ये 1.7 कुछ लग रहा है, ओके 0.353 इंटू 5, 1.765 एंगल -45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो एक्चुअली फॉल्ट एनालिसिस का नहीं है, ये क्वेश्चन तो है कि ट्रांसफार्मर को कैसे हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप समझ गए, ये आपको हेल्प कर सकता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में कभी कभी
जब क्वेश्चन मशीन में जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको हम लोग पर यूनिट से भी बनाने का प्रयास करते हैं, तो पर यूनिट से बन जाता है। एक और क्वेश्चन करेंगे नहीं, नोट्स में है, आप देखिएगा, और नोट्स में भी सॉल्व नहीं है तो आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा आप हमको बताइएगा तो हम आप क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि इफ रेटेड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लैग इज फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी एट 180 वोल्ट, फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। मतलब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ से जो करंट है ना, वो अगर रेटेड करंट है, ठीक है, रेटेड करंट कैसे निकलेगा, इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का आपको, और इस साइड का वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है, तो वहां से आप उस करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं सीधे 10,000 बाई 200 करके, ठीक है। वो रेटेड करंट है और वो 0.8 पावर फैक्टर पे फ्लो कर रहा है, मतलब कि जो लोड का जो वोल्टेज होगा ना, वी आउटपुट जो कि 180 वोल्ट है, ठीक है ना, उससे वो 0.8 पावर फैक्टर लैग कर रहा है करंट, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज भी आपको दे दिया, ये सब चीज दे दिया, आपसे यहाँ का वोल्टेज पूछा है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर आप पढ़े नहीं हैं अगर, तो हो सकता है बनने में दिक्कत हो, तो इसको ट्रांसफार्मर के बाद बना देंगे, आप कहेंगे तो आपको हम पर्सनली सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो ये तो आप देखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉल्ट एनालिसिस, जो हमारा टारगेट है उस पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पर यूनिट सिस्टम को समझा और ये समझा कैसे पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब फॉल्ट एनालिसिस का स्टेप 2 जो है वो है रिएक्टेंस डायग्राम बनाना सीखना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिएक्टेंस डायग्राम, जिसको कि इंपीडेंस डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे बनाएंगे रिएक्टेंस डायग्राम किसी सिंगल लाइन डायग्राम से। देखिए रिएक्टेंस डायग्राम या इंपीडेंस डायग्राम सिंगल लाइन डायग्राम से बनता है, ठीक है ना। और जैसे सिंगल लाइन डायग्राम एक फेज को रिप्रेजेंट करता है, पर फेज डायग्राम होता है, उसी तरह से जो रिएक्टेंस डायग्राम है या इंपीडेंस डायग्राम है वो भी पर फेज ही होता है, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर रिएक्टेंस और इंपीडेंस को सेम कैसे कर रहे हैं। देखिए जो रिएक्टेंस है उसको तो आप समझ रहे हैं कि रिएक्टेंस किस कारण है, ट्रांसफार्मर में रिएक्टेंस है तो वो लीकेज फ्लक्स के कारण है ना। वायर में, ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस है, उसके इंडक्टेंस के कारण है, लीकेज फ्लक्स सॉरी जो चारों तरफ जो फ्लक्स होता है उसके कारण होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है ना। इंपीडेंस में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होता है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चंस में आपको चीजों का मतलब ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सब का रिएक्टेंस ही दिया रहेगा, तो रिएक्टेंस डायग्राम बनेगा। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है रेजिस्टेंस भी दिया रहे, तो उस क्वेश्चन में जो डायग्राम बनेगा वो उसको इंपीडेंस डायग्राम कहेंगे, है ना। तो जनरली रेजिस्टेंस चूंकि काफी कम होता है इसलिए लोग उसको नेग्लेक्ट करके ही क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंस की या इंपीडेंस की इससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये कहा कि दोनों ही पर फेज डायग्राम ही हैं और सिंगल लाइन डायग्राम से रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के कुछ स्मॉल और बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस सिंगल लाइन डायग्राम को देखिए। ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम जो भी आपको क्वेश्चन में देगा वो पावर सिस्टम में कहीं से भी उठा के दे सकता है, इसलिए आप उस सिंगल लाइन डायग्राम को ये नहीं चेक करने लगे कि ये पॉसिबल ही नहीं। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, उनको लगता है क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो एक्चुअली वो आपको पूरा नहीं दिखाते, एक पर्टिकुलर पार्ट उठा के रख देते हैं, इसलिए आप उस पर संदेह नहीं कीजिए, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे देखिए यहां आपको दिख रहा है एक जनरेटर, ठीक है। जनरेटर एक एक चीज ध्यान से समझते चलिए क्योंकि यहीं से फॉल्ट एनालिसिस आपका स्टार्ट होगा और 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। 4 नंबर तो आपको पर यूनिट सिस्टम का एक क्वेश्चन आएगा उससे मिल सकता है, और 6 नंबर का फॉल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन लगता है। वो देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये जनरेटर G1 है और इसकी पावर रेटिंग 20 MVA है और इसका वोल्टेज रेटिंग 11 किलोवोल्ट है, और ये x इक्वल टू 10% क्या है। देखिए पर यूनिट या परसेंटेज दोनों सेम ही चीज है। अगर किसी चीज का पर यूनिट वैल्यू 0.25 आया
तो उसकी परसेंटेज वैल्यू 0.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25%। अगर किसी भी इक्विपमेंट का परसेंटेज वैल्यू 25% दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी पर यूनिट वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, 0.25। ठीक है, अब देखिए जनरेटर का जो x है वो 10% दिया हुआ है, इसका मतलब है परसेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका जो रिएक्टेंस है वो 0.1 pu है, इसका रिएक्टेंस 0.1 pu है। मतलब ये आपको कहने नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये आपको खुद से ही समझना है कि एक तो इसका पर यूनिट वैल्यू 0.1 है, और दूसरा चीज आपको ये समझना है कि ये जो पर यूनिट वैल्यू जनरेटर की है वो अपने रेटिंग को बेस मान करके है। जैसे कि ये x कैसे निकाला होगा, x क्या होता है, x एक्चुअल बाई जेड बेस, है ना, ये तो होता है। तो ये जो जनरेटर का दिया हुआ है ये अपने रेटिंग को बेस मान करके बनाए हुए हैं, मतलब इसने 11 किलो वोल्ट वोल्टेज को बेस माना और पावर को 20 MVA बेस माना। ये x जनरेटर का पर यूनिट वैल्यू है लेकिन अपने रेटिंग को बेस मान के। x जो आपको क्वेश्चन में देगा वो दो तरह से दे सकता है, एक तो परसेंटेज के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, सही है, परसेंटेज के फॉर्म में है तो ये इसका अपना है ना। जब हम नया जब इसको सिस्टम में, ये तो एसएलडी के हिसाब से, मतलब जो भी है, जब हम नया जब हम परट बनाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, हो भी सकती है चेंज, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कैसे करेंगे वो देखेंगे। अभी हम आपको ये कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो दो तरह से दे सकता है, एक तो पर यूनिट की तरह से दे सकता है या परसेंटेज की तरफ से दे सकता है जो आपको दिख रहा है, और दूसरा ओम के रूप में भी दे सकता है, ओम कि x इक्वल टू 10 ओम। तो अगर ओम दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो इसका रिएक्टेंस दे रहा है आपको इसका पर यूनिट वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखेंगे। अगर पर यूनिट में दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये पर यूनिट निकाल के आपको दे रहा है, लेकिन इसके बेस क्या थे, इसकी रेटिंग ही इसका बेस था 11 किलोवोल्ट। जैसे कि इसका अगर x निकाला होगा तो x एक्चुअल बाय जेड बेस पता किया होगा, और जेड बेस क्या होगा, VB स्क्वायर बाय SB। तो वहां पे VB क्या लिया होगा 11 किलोवोल्ट, SB क्या लिया होगा 20 MVA, और x एक्चुअल डिवाइडेड बाय दिस करके ये निकाला होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। सिमिलरली ट्रांसफार्मर का देखिए, ट्रांसफार्मर का यहाँ तो जनरेटर यहाँ से 11 किलोवोल्ट दे रहा है, ये अच्छा ये जो साइन होता है ये बस बार का होता है, यहाँ से और भी कई सारे हो सकते हैं लेकिन आपको एक दिखा रहा है। उसके बाद ये गया ट्रांसफार्मर पे, ये ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 11/33 किलोवोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया 11/33 किलोवोल्ट, और इसकी रेटिंग में दे दिया है कि 100 MVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इसका भी पर यूनिट रिएक्टेंस दे दिया है 5%। इसको समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 11,000 को 33,000 में कन्वर्ट करके इस ट्रांसमिशन लाइन को दे रहा है, और इस ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना हो जाएगा 33 किलोवोल्ट। अब आइए जरा इस तरफ, इधर भी एक जनरेटर है और इस जनरेटर की भी रेटिंग 11 किलोवोल्ट है और इसका पावर रेटिंग 100 MVA है और इसका रिएक्टेंस 5% है, ठीक है। अब समझ रहे हैं, रिएक्टेंस इसके रेटिंग को बेस मान करके निकाला होगा, और ये भी सप्लाई दे रहा है 11 किलोवोल्ट बस बार को, और वो आ रहा है इस ट्रांसफार्मर पे, और ये ट्रांसफार्मर भी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 11/33 किलोवोल्ट का, ठीक है ना। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेप डाउन है, इधर से 33 किलोवोल्ट गया उसको 11 में कन्वर्ट करके दे दिया, जो भी कहिए, आपको जो दे रहा है दैट इज करेक्ट। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इधर से भी 33 इधर से भी 33, बीच से कोई लाइन वाइन नहीं है लोड का, तो ये कैसे संभव है। भाई ये आपको जो दिया है ना उसको बस समझिए, आप देखिए और बनाइए क्वेश्चन, वो आपको एक पार्ट उठा के दे दिया है, बस आपको उसको देखना है, समझना है और बनाना है, ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन में रहेगा करंट निकालने का और उस तरह की चीजों का कि आप करंट निकालिए कितना, तब लोड वगैरह देगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सीधे आपको बोल रहा है कि इंपेडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम ही निकालना है, तो कुछ नहीं सोचना है, हम अपने
स्टेप्स पे आएंगे कि रिएक्टेंस डायग्राम कैसे निकालें। ठीक है, तो रिएक्टेंस डायग्राम निकालने का जो पहला स्टेप है वो ये है स्टेप 1। जो स्टेप 1 है आपके नोट्स में भी चला जाएगा। स्टेप 1 है कि चूज ए पावर बेस फॉर होल सिस्टम। पूरे सिस्टम के लिए एक कॉमन पावर बेस चुनिए। पूरे के लिए, हर किसी के लिए एक कॉमन पावर बेस चुनिए। अब ये जो पावर बेस कॉमन चुनना है, आप कुछ भी चुन सकते हैं अपने मन का। आप 1000 MVA चुनिए, 10 MVA चुनिए, 5 MVA, जो मन है सो आप चुन सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोग जो इसको बनाते हैं और शॉर्ट टाइम में बनता है, जो ज़्यादा मतलब जो जनरल लोगों का, एक्सपर्ट लोग जो कंपटीशन वगैरह निकाले, उनका कहना है कि आप पावर बेस सबसे हाई जो पावर बेस है, जैसे यहाँ पर जनरेटर का पावर बेस दिया 20 MVA, ट्रांसफार्मर का दिया 100 MVA, इसका दिया 50 MVA, इसका दिया 100 MVA। इस पूरे सिस्टम में सबसे लार्ज पावर कितना है? 100 MVA। तो आप इस 100 MVA को ही बेस मानिए, पूरे सिस्टम का बेस, है ना। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप जब इसको बेस मानेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है ना। और आप देखेंगे कैसे वो आसानी होती है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसलिए आप ऐसे लेने को तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा, और हम भी जितना क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे कि जो मैक्सिमम, जो किसी का भी जो मैक्सिमम पावर बेस है उसी को हम SB लेके चलेंगे। ठीक है, तो चूज ए पावर बेस फॉर होल सिस्टम, हाईएस्ट लेना है। तो इस सिस्टम के लिए हमने इस सिस्टम के लिए हमने SB क्या ले लिया? 100 MVA। ठीक है, हर जगह 100 MVA एवरीवेयर। यहाँ का भी 100 MVA, यहाँ का भी, यहाँ का भी, हर जगह का पावर बेस कितना है? 100 MVA। अब स्टेप 2, अब ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में और भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 2 में जो पहला स्टेप है वो ये है कि डिवाइड होल सिस्टम इनटू सेक्शंस डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मर। क्या कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को, SLD को आप कुछ सेक्शंस में बांटिए, है ना। और वो सेक्शंस जो हैं वो ट्रांसफॉर्मर से डिवाइडेड होंगे। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? देखिए, मतलब इसको हमको कुछ सेक्शन में बांटना है, ट्रांसफॉर्मर से डिवाइडेड होंगे। जैसे एक सेक्शन जो होगा, देखिए ध्यान से, जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है ना, तो ये एक सेक्शन जो होगा वो ये होगा सेक्शन 1। दूसरा मतलब ट्रांसफॉर्मर को देखते हुए सेक्शन बांटना है, तो इधर का सेक्शन 1 हो गया। एक सेक्शन 1 होगा यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज सेक्शन 2। और तीसरा सेक्शन होगा यहां से लेकर के इधर, सेक्शन 3। तो सेकंड, ऐसे ये जरूरी नहीं क्वेश्चन में करना, आप कर सकते हैं, आप इसको इमेजिनरी भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्यों करते हैं अभी देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि पूरे सिस्टम को आप सेक्शंस में बांटिए डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमने एक सेक्शन मान लिया, ये सेक्शन 2 मान लिया, सेक्शन 3 मान लिया। अब इस सेकेंड स्टेप का जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि चूज एन एप्रोप्रिएट voltage base in any one section। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है? सेकेंड स्टेप कर रहा है कि जितने भी सेक्शंस बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, जितने भी सेक्शंस बने, उनमें से किसी भी एक सेक्शन में आप कुछ भी वोल्टेज बेस मान लीजिए, है ना। जैसे 3 सेक्शन है, आप किसी भी सेक्शन में कुछ भी वोल्टेज बेस मान, जैसे आप 3 में मान लिए 50 किलो वोल्ट, कुछ भी मान सकते हैं आप। किसी भी सेक्शन में आप वोल्टेज बेस कुछ भी मान लीजिए। लेकिन फिर से हम कहेंगे कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि
अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को उस सेक्शन का वोल्टेज बेस मानते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी पड़ती है। मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन है ना, अब जैसे देखो इस सभी सेक्शन का पावर बेस तो सेम है, 100 MVA 100 MVA 100 MVA, तीनों सेक्शन का पावर बेस तो सेम है। और अब क्या करना है कि जिस भी सेक्शन में ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है उसको हम उस सेक्शन का वोल्टेज बेस मान लेंगे। ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन 2 में है ना, ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन 2 में है, तो सेक्शन 2 का जो वोल्टेज बेस माने, ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 500 मान लो, 50 मान लो, जो मानना है मान लो, लेकिन कैलकुलेशन में जिससे आसानी होगी वो काम करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना है, देखिए 11/33, ट्रांसफार्मर ने 11/33 दिया, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है 33 किलोवोल्ट, मतलब इस सेक्शन का हम वोल्टेज बेस मानेंगे 33 किलोवोल्ट। इससे हमको कैलकुलेशन में कैसे आसानी पड़ेगी, वी विल सी। तो इस सेक्शन का वोल्टेज क्या हुआ, 33 किलोवोल्ट। स्टेप 2 में पहला पार्ट हमने किया, सेक्शंस में बांट दिया। ठीक है, सेक्शंस में बांट दिया। ठीक है, और दूसरा पार्ट हमने ये किया कि किसी भी सेक्शन में कुछ भी वोल्टेज बेस मान सकते थे, लेकिन हमने ट्रांसमिशन लाइन वाले सेक्शन में ट्रांसमिशन लाइन के ही वोल्टेज को वोल्टेज बेस माना है। अब देखिए तीसरा जो स्टेप 2 का जो तीसरा पॉइंट है, सी। स्टेप 2 का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक बार जब आपने किसी भी एक सेक्शन का कुछ वोल्टेज मान लिया तो बाकी सेक्शंस का जो वोल्टेज होगा, बाकी सेक्शंस का जो वोल्टेज होगा वो ट्रांसफार्मर के रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, किसी भी सेक्शन में कुछ भी मान लिए तो बाकी के सेक्शंस का जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से खुद ब खुद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसका माना 33 किलोवोल्ट, तो अब इस सेक्शन पे आइए, है ना, ये 33 है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, 1:3, 1:3, तो इधर का 33 है तो इधर का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 11 किलोवोल्ट। अब यही बात है, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपको लगा कि अरे सर तो बोले हैं कुछ भी मानो, तो हम मानेंगे 100 किलोवोल्ट, 100 किलो मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो आपको 100/3 मानना पड़ेगा, और 100/3 मानने का मतलब है कि 33.333, तो एरर वहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो वही कहना है कि आप ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को अगर आप बेस मान लेंगे तो बाकी सेक्शंस का वोल्टेज बेस ना ऐसे ही निकल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकल जाएगी 33/11। ठीक है, तो 33/11 है, तो इस सेक्शन का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 11 किलोवोल्ट। सिमिलरली इस सेक्शन का क्या हो जाएगा, ये भी तो 33/11 है, तो ये भी तो है भाई 3:1, तो इधर का भी क्या हो जाएगा, 11 किलोवोल्ट। समझ में आ गई बात। ये दोनों पॉइंट समझना था कि कैसे हम सभी सेक्शन का पावर बेस और वोल्टेज बेस मानते हैं। पावर बेस मैक्सिमम को मानेंगे, वोल्टेज बेस ट्रांसमिशन लाइन के सेक्शन को मानेंगे, और वही वोल्टेज को मानेंगे, तो बाकी का ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टेप 3, है ना। स्टेप 2 का थर्ड पॉइंट कि वोल्टेज बेस ऑफ अदर सेक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ये हम ऐसे गंदा गंदा लिख रहे हैं, आपको नोट्स में अच्छा मिल जाएगा। अब स्टेप 3 पे आइए। अब आप कहिएगा सर लिख क्यों रहे हैं, तब आदत है। स्टेप 3 पर आइए, है ना। तो स्टेप 3 में ये कहता है कि अब बहुत सिंपल है, स्टेप 3 में ये कहता है कि अब चूंकि हमको सारे सेक्शन का बेस वैल्यू एसबी और वीबी पता चल गया, तो अब क्या करें, अब हर एक सेक्शन के वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू को और रिएक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू को निकालिए, है ना। स्टेप 3 क्या कहता है, now find out VPU and XPU in
ऑल सेक्शंस, है ना। अब हर एक सेक्शन का हर एक एलिमेंट का आप वीपीयू और एक्सपीयू निकालिए, वोल्टेज पर यूनिट और एक्स पर यूनिट निकालिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक सेक्शन का अलग अलग निकालेंगे। अब जैसे देखिए पहले आते हैं सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 में आपको सबसे पहले है जनरेटर, है ना, और जनरेटर का वीपीयू पहले निकालते हैं। तो जनरेटर का वीपीयू VG1 PU, जनरेटर 1 का पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 11 किलो वोल्ट और बेस वैल्यू कितना आया इधर का 11 किलो वोल्ट। तो देखिए आसानी हुआ कि नहीं हुआ, 1 एंगल 0। कौन बोल रहा नहीं हुआ, ठीक है। तो 33/11, तो 11 इधर का बेस है और एक्चुअल भी 11 है, तो 11/11 क्या हो गया 1 एंगल 0 पर यूनिट, ठीक है। तो VG1 PU निकल गया। अब देखिए अब ये x जो है वो तो इसके अपने बेस के हिसाब से है, और अब तो हमारा बेस चेंज हो गया, वोल्टेज बेस तो हुई लेकिन पावर बेस तो चेंज हो गया। तो अब इस जनरेटर का नया जो पर यूनिट वैल्यू होगा वो दूसरा होगा। तो यहां पर वो फॉर्मूला लगेगा जो हम बताए थे आपको कि ऐसा हो सकता है कि कुछ नया पुराना कुछ और हो, नया निकालना हो। तो XG1 PU न्यू क्या हो जाएगा, XG1 PU न्यू इक्वल टू XG1 PU ओल्ड। ओल्ड कितना है 0.1, 10 मत लिख दीजिएगा, 10% मतलब 0.1 इनटू होता है MVA बेस न्यू। तो MVA न्यू क्या है 100 बाय MVA बेस ओल्ड, तो ओल्ड क्या है 20 इनटू किलो वोल्ट बेस स्क्वायर ओल्ड। तो ओल्ड किलो वोल्ट कितना था 11 बाय किलो वोल्ट बेस स्क्वायर न्यू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वो। तो किलो वोल्ट बेस स्क्वायर न्यू, तो न्यू कितना है 11 ही है, ये कट गया, ये 20-25 से ये कट गया, ये हो गया 0.5, इसको J लिखते हैं क्योंकि रिएक्टेंस है 0.5 पर यूनिट। तो XG1 PU कितना आ गया J 0.5 पर यूनिट, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा इसमें स्टेप 3 के बाद एक और भी स्टेप है कि सबको स्टेप 4 एक और भी है जो हम लोग देखेंगे लास्ट में कि अरेंज एज पर SLD के जैसे ही इसको अरेंज कर लीजिए, तो वो देखेंगे। तो आपने इस जनरेटर का वोल्टेज निकाल लिया पर यूनिट में और रिएक्टेंस निकाल लिया पर यूनिट में, ठीक है। अब देखिए आते हैं इस ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसका रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 5%, ठीक है, रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 5%। अब इसका ये ट्रांसफॉर्मर जैसे हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो सीरीज इंपीडेंस में चेंज हो जाता है ना। तो ये जो हम लोग पर यूनिट बनाएंगे उसमें ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक इंपीडेंस के जैसा होगा और उसके इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी ZPPU प्लस ZSPU। लेकिन यहां पर आपको उसका इंपीडेंस मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है 5%, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लिजिबल मान के आपको X कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये पुराने बेस के हिसाब से, किसके किसके 100 MVA और इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब हमको इसका नया वैल्यू निकालना होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये होते हैं कि सर जब इसको हम लोग इस सेक्शन में सेक्शन 1 में लिए हैं इस प्राइमरी वाले पार्ट को 11 वाले पार्ट को, तो क्या इसका रिएक्टेंस अलग होगा और इसका रिएक्टेंस सेकेंडरी वाले का रिएक्टेंस अलग होगा। देखो ये आपको जो x इक्वल टू 5% दे दिया ना, ये आपको सीरीज जो लगाना है सीरीज में उसकी वैल्यू दे दिया है x इक्वल टू 5%, लेकिन ये पुराने बेस के हिसाब से दिया है, आपको नए बेस के हिसाब से निकालना होगा, ठीक है, ये समझ गए सर। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम ये होती है कि नया बेस का जो फॉर्मूला होता है x न्यू जो लगाएंगे XPU इंटू MVA न्यू बाय MVA ओल्ड इंटू किलो वोल्ट ओल्ड स्क्वायर बाय किलो वोल्ट न्यू स्क्वायर। तो
तो अब इसमें ये लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि चलो MVA न्यू बाय MVA ओल्ड तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन किलो वोल्ट में इधर का ले इधर का ले, किसका ले किसका ले, आप किसी भी साइड का लोगे वैल्यू सेम आएगी। अब ये नहीं करना है कि प्राइमरी का अलग से ले रहे हैं, सेकेंडरी का अलग से ले रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। x इक्वल टू अगर परसेंटेज में दिया है तो ऐसा नहीं करना है, ओम में देगा तो कैसे करना है वो हम बताएंगे, वो टाइप 2 प्रॉब्लम करेंगे। फिलहाल अभी परसेंटेज और परसेंटेज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर परसेंटेज में दिया है तो आपको दोनों का कंबाइंड करके दे दिया है भाई, उसमें आप ऐसा मत सोचिए कि प्राइमरी का भी अलग से निकाले, सेकेंडरी का भी अलग से निकाले। आप देखिए कितना आसान पड़ता है। अगर आप इसी चीज को हम यहां बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहे हैं। इसका ओल्ड कितना है 0.05, MVA न्यू कितना है 100, अब चलिए 100, और ओल्ड इसका कितना है 100, तो 100/100 तो ऐसे। अब आइए ध्यान से देखिए, अगर हम सेक्शन 1 का करें, सेक्शन 1 में इसका करें तो किलो वोल्ट बेस ओल्ड बेस, तो ओल्ड बेस में इधर का वोल्टेज कितना है 11, ओल्ड बेस मतलब जो 0.05 को कैलकुलेट किया होगा, तो अगर ओल्ड बेस अगर हम सेक्शन 1 में ले रहे हैं तो कितना 11 किलो वोल्ट, तो 11 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय न्यू, तो सेक्शन 1 में न्यू बेस भी कितना है इधर का 11 ही तो है, 11/11, तो ये कट के 0.05 जे ही बच जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम इसी चीज को सेक्शन 2 में इसका निकालने का प्रयास करें, सेक्शन 2 में तो भी कितना हो जाएगा 0.05 इंटू पावर तो सब में वही है, तो 100/100। अब सेक्शन 2 में अगर हम ओल्ड वोल्टेज देखें तो होगा 33 किलो वोल्ट, क्योंकि सेक्शन 2 में है, तो 33 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय न्यू बेस में भी तो सेक्शन 2 का बेस 33 ही है, न्यू बेस में भी तो सेक्शन बी का बेस कितना है 30, सेक्शन 2 का बेस कितना है 33, तो 33 का स्क्वायर, तो फिर भी क्या हो जाएगा 0.05 जी। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को, ट्रांसफॉर्मर का जब भी आपको रिएक्टेंस पर यूनिट में दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब परसेंटेज में आप पर यूनिट में दिया हुआ हो, तो आपको उसमें वोल्टेज क्या डालेंगे इस फॉर्मूला में ये तो सोचना ही नहीं है। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे तब, कौन सा, कि ट्रांसमिशन लाइन की ही वोल्टेज को अगर आप बेस वोल्टेज मानेंगे तो, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो आपको हमेशा ये कट ही जाएगा 11/11 या ये इस तरह से, उसमें भी आप कुछ और भी मानेंगे तो भी कटेगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना, वैल्यू उसमें भी सेम आएगी। तो देखिए मेरा ये कहना है कि ट्रांसफॉर्मर का जब भी परसेंटेज में दिया हुआ हो तो आपको न्यू निकालना है, तो न्यू निकालना है तो XPU इनटू मेनली अगर ये पावर का डिफरेंस होगा तो ही चेंज होगा, नहीं तो सेम ही रह जाएगा। तो MVA न्यू बाय MVA बेस किए इंटू 11/11 कीजिए, 33/33 कीजिए, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वही डाल दी, आप इसको सेक्शन 1 में लिखिए चाहे सेक्शन 2 में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सेक्शन 1 में ही करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए यानी कि मेरा ये कहना है कि अगर ट्रांसफॉर्मर या सेक्शन 2 में ही कर लें, ताकि यहाँ जगह ज्यादा कर लेते हैं। तो पहले देखिए सेक्शन 1 में ट्रांसफॉर्मर तो है, ट्रांसफॉर्मर को आप सेक्शन 1 में लिखे चाहे सेक्शन 2 में लिखे, से कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन 1 में आपको सिर्फ एक जनरेटर मिला, तो जनरेटर मिला, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरेटर का Vg1 मिला 1∠0 और ये मिला, तो आप लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में कि जनरेटर के रिएक्टेंस को जनरेटर के साथ सीरीज में दिखाते हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है J0.5 और, है ना, J0.5 है Xg1 और वोल्टेज कितना है 1∠0, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म, यहां सेक्शन 1 तक का ये बना। अब आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का ही कर लें, तो XT1 पर यूनिट इक्वल टू 0.05 इंटू 100/100
इंटू 33 स्क्वायर बाई 33 स्क्वायर। 2 बार नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप इधर के लिए अलग से कर लीजिए इधर से अलग, नहीं, वो कंबाइन करके दिया हुआ है 5%। इसमें तो नहीं लिखा कि 5% इन प्राइमरी साइड या 5% इन सेकेंडरी साइड, ऐसा तो नहीं लिखा है, वो कंबाइन करके दे दिया। वो लिखता है जब x की वैल्यू ओम में होती है तब, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो आ जाएगा J.05, ये आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए, अब इस ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग को निकालना होगा। इसका x तो दिया हुआ है 50 ओम पर फेज, लेकिन हमको इसका निकालना पड़ेगा पर यूनिट में। ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट इंपीडेंस या रिएक्टेंस निकालना होगा, पर यूनिट रिएक्टेंस। तो XTL PU जो होगा वो क्या होगा, XTL PU होगा X एक्चुअल बाई Z बेस होगा ना, Z बेस, ठीक है। तो अब इसका आपको Z बेस निकालना पड़ेगा। Z बेस बिना निकाले काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको Z बेस निकालिएगा तभी आपको XTL PU मिलेगा। अब Z बेस का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। तो Z बेस जो आपको ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन 2 में जो Z बेस होगा वो होगा किलो वोल्ट बेस का होल स्क्वायर बाई SB इन MVA। तो किलो वोल्ट बेस का होल स्क्वायर बाई SB इन MVA, तो इधर का किलो वोल्ट कितना है सेक्शन 2 का 33, तो 33 का होल स्क्वायर बाई 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट सी। तो 33 का स्क्वायर यार है 10.89 ओम, ठीक है, ठीक है। तो XTL PU हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, XTL PU इक्वल टू हो जाएगा J50 डिवाइडेड बाय 10.89 और ये हो जाएगा J4.591 पर यूनिट, ठीक है। तो ये कितना है J4.59 पर यूनिट। तो सेक्शन 2 जो है उसमें एक आपको एक रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर का जो कि है J.05 और एक है आपको रिएक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का जो कि है J4.59। XTL कैसे निकला समझ में आया, हमने X एक्चुअल बाई Z बेस निकाला और X एक्चुअल तो दिया हुआ है और Z बेस कैसे निकलेगा, तो Z बेस हमने यहां से सेक्शन 2 का Z बेस निकाले और वहां से ये निकाले, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 3 पे, ठीक है। तो सेक्शन 3 पे फिर से सबसे पहले आपका सामना एक ट्रांसफार्मर से है, इसका एक पार्ट तो सेक्शन 2 में भी है, लेकिन आप इसको सेक्शन 2 में बनाइए, सेक्शन 3 में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको XT2 अब PU निकालते हैं, ट्रांसफार्मर 2 का पर यूनिट वैल्यू, तो सेम XPU ओल्ड 0.1 इंटू MVA बेस न्यू, तो MVA बेस न्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड, तो ओल्ड कितना है 50 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर बाय, तो इस तरह 11 है सेक्शन 3 में लिए 11 का स्क्वायर, क्योंकि ओल्ड वोल्टेज कितना हुआ इस साइड 11 ही और न्यू भी कितना है 11 ही, 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको J0.2, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर 2 का निकल गया, ठीक है ना, एक ही लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं VG2PU, तो V एक्चुअल कितना है 11 बाय बेस भी कितना है, इस सेक्शन का बेस वोल्टेज कितना है 11, तो 1 एंगल 0। अच्छा G2PU, G2 का रिएक्टेंस तो देखिए 0.05, ये ओल्ड है ना, तो फॉर्मूला में लगाएंगे 0.05 इंटू 100/100, न्यू भी 100 है ओल्ड भी 100 है, इंटू क्या होगा ओल्ड वोल्टेज बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू का स्क्वायर, तो 11/11 ही हो जाएगा। ओल्ड वोल्टेज बेस कितना है इसका 11 स्क्वायर बाय न्यू भी कितना है 11 स्क्वायर, तो भैया ये तो वही रह गया J.05। अब इस सेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले
इस सेक्शन में आए तो सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका रिएक्टेंस कितना है J0.2, उसके बाद जनरेटर शुरू हुआ, उसका रिएक्टेंस है J0.05, 5/100 ये होता है ना, हाँ। और उसके बाद आपको एक जनरेटर है जिसकी वैल्यू आई है वोल्टेज की 1∠0। दिस इज द कंप्लीट, मतलब अलग अलग सेक्शन का हमने अलग अलग डायग्राम बना लिया। अब स्टेप 4 ने जो कहा था कि इन सब को सिंगल लाइन डायग्राम की तरह अटैच कर दीजिए। सब अटैच है तो हम इसको अटैच कर देते हैं। दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम फॉर दिस SLD। इस SLD के लिए ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। समझ में आ रही बात? तो हमने जो किया उसको ध्यान से समझ के देखिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाला ही ज्यादा पूछता है, ये मैंने बता दिया। अगले क्लास में हम लोग इंपीडेंस वाला समझेंगे कि X अगर इंपीडेंस दिया हुआ हो तो कैसे बनाएंगे। हालांकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं परसेंटेज वाला को देख करके, लेकिन अभी हमने करंट टोरेंट निकालने का नहीं बताया, तो वो हम बताएंगे अभी टाइम में। फिलहाल आप इसको समझिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप में एक पावर बेस मान लेते हैं, जो सबसे मैक्सिमम है उसी को ले लेते हैं। दूसरे स्टेप में सेक्शन वाइज बांट लेते हैं। तीसरे स्टेप में हर एक तीसरे स्टेप में ट्रांसमिशन लाइन के सेक्शन के वोल्टेज को ही उस सेक्शन का बेस मानते हैं, और बाकी सेक्शन का वोल्टेज बेस ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो के हिसाब से ले लेते हैं। उसके बाद हर एक सेक्शन का अलग अलग जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, सबका पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मर में विशेषकर ध्यान रखना है कि सिर्फ एक बार ही निकालना है, ऐसा नहीं कि प्राइमरी का भी निकालना है, सेकेंडरी का भी निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद जब सारा कुछ निकाल के आप सबको कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट योर इंपीडेंस डायग्राम। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू वन होमवर्क व्हिच यू विल हैव टू डू एट होम। वेट, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको जनरेटर दिया हुआ है 10 MVA 11 किलोवोल्ट x इक्वल टू 50%। ट्रांसफॉर्मर है 11/66 किलोवोल्ट 11 MVA 10%। एक ट्रांसमिशन लाइन है 100 किलोमीटर लॉन्ग और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.06 ओम पर किलोमीटर। और इंडक्टर ये क्या दिया हुआ है भाई, रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.02 ओम पर किलोमीटर। कभी कभी ये इंडक्टेंस भी दे देता है, तो उसके कंडीशन में आपको x निकालना पड़ता है, तब फ्रीक्वेंसी दे देता है 2πfl से आप x निकालेंगे तब फिर करेंगे। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा, 100 किलोमीटर दिया है और ये ओम पर किलोमीटर दिया है, तो कैसे आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मर है 66/3.3 किलोवोल्ट का, ठीक है, 5 MVA का, x इक्वल टू 10%। और ये पूरा सिस्टम एक लोड को पावर दे रहा है जिसकी वैल्यू है 50 + 80J। तो इस पूरे का आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। एक बात और हम आपको बता दें कि वोल्टेज पर यूनिट जो हम लोग निकालते हैं वो जनरली सिर्फ और सिर्फ जनरेटर का निकालते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसका भी वोल्टेज पर यूनिट निकालने लगे, सबका सिर्फ जनरेटर का निकालते हैं वोल्टेज पर यूनिट, बाकी चीजें वैसे ही हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका वोल्टेज पर यूनिट निकालना होगा, एक्स पर यूनिट निकालना होगा, ट्रांसफॉर्मर का एक्स पर यूनिट न्यू निकालना होगा, इसका जेड पर यूनिट निकालना होगा कि रेजिस्टेंस भी है रिएक्टेंस भी है, तो कैसे निकालोगे, दिमाग लगाना, जेड बेस निकाल के हो जाएगा। इसका फिर से आपको एक्सपीयू वगैरह निकालना पड़ेगा, और ये एक इंपीडेंस है तो यहाँ का जेड बेस निकाल के इसका पर यूनिट निकालना पड़ेगा, फिर सबको कंबाइन करके रिएक्टेंस डायग्राम बनेगा। आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे, है ना, और अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस का कुछ पार्ट है, और उसके बाद फिर सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस शुरू होगी, जिसमें एक्चुअली आप ये देखेंगे कि अलग अलग जगह पे फॉल्ट होने पर फॉल्ट करंट कितना फ्लो करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।